सारू चलो आगे बढ़ी। पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, उसके अंदर हम एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर वो वाली बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में अब तक हमने देखा एग्रीकल्चर के अंदर क्या समस्याएं हैं, और ऊपर प्रोडक्शन लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर यील्ड, हाउ टू इंप्रूव इट, 6 पिलर्स वो बातें करी। और नीचे वो सामान जब बिकने को आए तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में शांता कुमार वाले सुधार, प्राइवेट रिटेल सेलिंग के अंदर एपीएमसी रिफॉर्म और फूड प्रोसेसिंग वो वाले एंगल देखने हैं। ये सारी बातें एक, अब आगे बढ़ते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। तो मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर सभी मिलके जो 6 प्रमुख बातें या टॉपिक कवर करने हैं। एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेकंड एमएसएमई इंडस्ट्री, छोटे उद्योग, कॉर्पोरेट सेक्टर, फिर मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, और ये सारे के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे का क्या बोलना है और बजट 2015 में वो क्या नए रिफॉर्म्स लेके आए। शुरू करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहली बनी इन द ईयर 1948 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। आगे चल के 56 में इसने थोड़ा सुधार कर लिया, और वहां मेन फोकस ये कि हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के मार्फत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में लाएंगे। लेकिन वहां पर समस्या जो आपको पता है, लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज, और उसके अंतर्गत फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई, और इन द ईयर 1991 फिर तौबा करके नई एलपीजी रिफॉर्म्स के अंतर्गत नरसिम्हा राव नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए। आज की तारीख में जो भी अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो भी आप देखते हैं वो सारा किसके दिमाग की उपज है, तो फिर नरसिम्हा राव की ये 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यहाँ पर क्या दवाइयाँ की गई, एक तो हर एक क्षेत्र के अंदर एफडीआई को रिलैक्स किया गया। एनआरआई तो कोई भी सेक्टर में 100% निवेश कर सकता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट को बूस्ट करेंगे। फिर जो उसकी पुरानी वाली पॉलिसी में मेन फोकस था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ पर उससे उल्टी बात कि धीरे धीरे उन सब में से हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर उनको मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न ऐसा स्टेटस दे के थोड़ा ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दिया जाएगा। और ये लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज और की कई मोनोपोली ना बन जाए प्राइवेट सेक्टर की, उसको लड़ने के लिए मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ऐसा एक पुराना कानून था, उसे धीमे धीमे खत्म किया गया, और 2002 के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा बोल के एक स्टैट्यूटरी संस्था बनाई गई। तो मतलब लिबरलाइजेशन एफडीआई के ये कुछ एंगल बने। फिर 3 सेक्टर ऐसे रखे कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर ने केवल पब्लिक सेक्टर ही ऑपरेट कर सकता है। और ये कौन सा है? पहला एटॉमिक एनर्जी, फिर एटॉमिक मिनरल्स, और थर्ड रेल ट्रांसपोर्ट। बस 3 ही है, फिर चौथा डिफेंस नहीं लिखा है। तो एमसीक्यू में क्या कर सकते हैं, ये 4 इनमें से किसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिजर्व्ड और नॉट रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। तो याद रहेगा एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक मिनरल्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर जाके मैं अपनी कोई दुकान, फैक्ट्री लाइसेंस लेके भी खोल नहीं सकता है। दिस आर ओनली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। एक बात। फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्री रखी गई जहां पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं फैक्ट्री प्रोडक्शन काम शुरू कर सकता हूं। ऐसी एक है अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन, अल्कोहल डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग। नेक्स्ट इज टोबैको एंड सिगार प्रोडक्ट्स। फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड एयरस्पेस डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, उसके अंदर सेफ्टी फ्यूज, मैच, नाइट्रोसेल्यूलोज, ये सारी बात। एंड लास्टली हैजार्डस केमिकल। तो मतलब ये कुछ ऐसे हैं जहां पर पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा मुझे। कहां से लेना पड़ेगा? कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP, और उसके अंदर है सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडस्ट्रियल असिस्टेंस SIA। वहां पे जाके अर्जी लगा के फिर मुझे लाइसेंस मिले तो जाके मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो ये ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस चाहिए, और इसके बाहर वाले सभी गुड्स एंड सर्विसेज वहां पर लाइसेंस की आवश्यकता है नहीं। दूसरी सभी कंपनियों को केवल ये DIPP के अंदर ही एक इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम IEM वो सबमिट कर देना है, देन दे कैन स्टार्ट देयर प्रोडक्शन। ये केवल ऐसे हैं जहां पर आप लोग को लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये लास्ट वाला हैजार्डस केमिकल, उसका थोड़ा थियरी समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैजार्डस केमिकल है और कहां पे यूज किया जाता है। MCQ में कभी परेशान कर सकता है। सबसे पहला है HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड या प्रूसिक एसिड, यूज किया जाता है डाई, एक्सप्लोजिव और पेस्टिसाइड बनाने के लिए। फिर है फॉस्जिन, फॉस्जिन को प्लास्टिक और पेस्टिसाइड बनाने में यूज करते हैं। एंड थर्ड इज आइसोसाइनेट्स ऑफ द कार्बन, फॉर एग्जांपल मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। एक भोपाल के अंदर कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, ये लोग इस कंपाउंड को यूज करके आगे 7 नाम का पेस्टिसाइड बनाते थे, लेकिन फिर पूरा लीकेज हुआ और 84 के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। तो ये कुछ ऐसे हैजार्डस केमिकल है जिसके प्रोडक्शन के लिए आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन फीचर करने हैं हमने देख लिए। और भी कुछ साइमल्टेनियस पॉलिसीज की, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 की, IT पॉलिसी 2012 की,
फिर टेलीकॉम पॉलिसी और एफडीआई पॉलिसी। तो ये जो लास्ट दो हैं टेलीकॉम और एफडीआई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड सर्विस चैप्टर्स में बात करेंगे। इनकी थोड़ी देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी देख लिया, अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पे। 2011 में बनी और इसके 4 पिलर हैं। सबसे पहला पिलर है कि भारत देश के कुल जीडीपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा पहले 15% था, उसको बढ़ा के करेंगे 25%। ये कब की बात थी? 2011 की। लेकिन हम जो पिछले लेक्चर में देखा था सीएसओ का नया मेथड, उस हिसाब से तो ऑलरेडी 32% जितना तो हमको इस सेक्टर से मिल रहा है। नेक्स्ट पिलर कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए वहां पे नौकरियां बढ़ाएंगे, लोगों को स्किल देंगे। 100 मिलियन नौकरियां एक दशक के अंदर हम बढ़ा देंगे। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्किल्ड आदमी चाहिए तो स्किल प्रमोशन करेंगे। और ये पॉलिसी को लागू करने के लिए फिर हम आगे देख सकते हैं कि कांग्रेस सरकार तो एनएसडीसी, स्टार, उड़ान इस प्रकार के प्रोजेक्ट को चलाती थी। फिर मोदी सरकार तो दीनदयाल अंत्योदय योजना और प्रधानमंत्री कौशल योजना, वो इस प्रकार की कुछ ना कुछ स्कीम पॉलिसी चलाई जाती है। थर्ड, फोकस किन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को करेंगे? ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि लेबर इंटेंसिव है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन सबको हम प्रमोट करेंगे। इनको क्रेडिट आसानी से लोन मिल जाए, टैक्स रिलीफ, इस प्रकार की कुछ दवाइयां करेंगे। पर्टिकुलरली स्टार्टअप कंपनियों की मदद करनी होगी। तो अब याद करो, बजट 2015 में एक नई दवाई उन्होंने की कि अगर कोई कंपनी बाहर से वो टेक्नोलॉजी लेके आती थी, प्रोडक्शन कर देती थी, तो रॉयल्टी में पैसा देना पड़ता था और उसके ऊपर लगता था रॉयल्टी टैक्स। पहले वो बहुत ज्यादा 25%, उसको जेटली ने कम करके बोल दिया 10%। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली बाहर से अब टेक्नोलॉजी लाने में अपने को आसानी होगी, तो कोई ना कोई दवाइयां की जाती हैं। एंड लास्ट पिलर कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के लिए जो जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली पावर एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, उसको हम फोकस करेंगे। तो वहां पर फॉर एग्जांपल राइट्स इनविट्स, इस प्रकार के फंडिंग पिछले बजट के अंदर बातें की गई। फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बढ़ाएंगे, अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चल रहे हैं, वो सारी बातें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम करेंगे। तो मतलब इन सबके ऊपर कौन बैठा है? ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ द ईयर 2011, और उसे लागू करने के लिए धीरे धीरे फिर नीचे कोई ना कोई प्रोजेक्ट या स्कीम चलती रहती है। नेक्स्ट इज आईटी पॉलिसी ऑफ द ईयर 2012। यहाँ पर भी 4 पिलर है। सबसे पहले कि आईटी सेक्टर को बढ़ावा देना है तो जनता को पहले तो कंप्यूटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ई लिटरेसी, हर एक हाउस होल्ड के अंदर, फैमिली के अंदर कम से कम एक व्यक्ति को हम ई लिटरेसी की शिक्षा देंगे। इसे लागू करने के लिए फिर नीचे स्कीम कोई चला देंगे, है ना। तो एक तो चलती वो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसके अंतर्गत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी और फिर नीचे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा। फिर फेसबुक का इंटरनेट ओआरजी और प्राइवेट कंपनियां भी कुछ ना कुछ चला रही हैं। दूसरा पिलर कि आईटी सेक्टर के अंदर 1 करोड़ नई नौकरियां हम खड़ी करेंगे। थर्ड, सरकार के अपने जो सरकारी सॉफ्टवेयर और पोर्टल चल रहे हैं ई गवर्नेंस के अंतर्गत, तो एक तो उन्हें वर्नाक्युलर लैंग्वेज में बनाया जाएगा, इंग्लिश के अलावा की जो जो अपनी प्रांतीय भाषाएं हैं उन्हें पर्टिकुलर डिसेबल फ्रेंडली भी बनाया जाएगा, पर्टिकुलरली विजुअली हैंडीकैप की वो टेक्स्ट टू स्पीच ऐसा कोई सिस्टम हो कि वो क्लिक करके यूज कर सके। ये सब लागू करने के लिए पिछले बजट में एक ई क्रांति सिस्टम को अनाउंस किया गया था। एंड लास्टली कि साइबर क्राइम, आईटी जितना बढ़ता रहेगा तो क्राइम भी बढ़ता रहेगा, तो साइबर क्राइम से लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क करेंगे। और एक संस्था भी है साथ में, सर्ट इंडिया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, सर्ट IN करके एक संस्था इसका काम देखती है। फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अलग है, तो वो तो इस पॉलिसी से पहले ही था 2003 से, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे कोई ना कोई सुधार आते रहते हैं टू पुश द साइबर क्राइम के सामने लड़ने के लिए। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर प्रमुख बातें देख ली, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 4 पिलर देख लिए, आईटी पॉलिसी देख ली, फिर टेलीकॉम और एफडीआई पॉलिसी वो अलग लेक्चर में उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब जो हम ओरिजिनली अपना फोकस था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहां पर पॉलिसी के अंदर कुछ बातें करनी हो तो ये सारा एंगल देखना पड़ेगा। अब सेकंड पे आते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सबसे पहले तो डेफिनेशन तैयार करनी पड़ेगी एमसीक्यू के लिए कि कॉटेज इंडस्ट्री आप किसको बोलते हो, विलेज इंडस्ट्री क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज क्या है, एमएसएमई सेक्टर क्या है, और फिर एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये क्या है। हर एक की अलग अलग व्याख्या है जो मैच द फॉलोइंग बोल के परेशान कर सकती है। देख लेते हैं। सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? ऐसी कोई इंडस्ट्री कि जहां पर फैमिली मेंबर्स ही कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाहर से किसी व्यक्ति को नौकरी पे रखा नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी बहुत नेग्लिजिबल है, वो हाथ से ही कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ये क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री। तो फिर विलेज इंडस्ट्री क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसे इलाके में काम करती है जहां पर 10,000 से कम लोग रहते हैं और
यहाँ पर भी प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट बहुत नेग्लिजिबल है कि प्रति वर्कर 15,000 रुपए ही निवेश किए गए हैं, इतनी ही मामूली काम किया जाता है। तो वो थी अपनी विलेज इंडस्ट्री। तो फिर सवाल होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो मतलब ऐसे सेक्टर्स की जहां पर वर्कर को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, मैटरनिटी लीव, इस प्रकार के कोई ना कोई सुविधाएं दी जाती हैं। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या क्या संस्था आएंगी? एक कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत जितने भी यूनिट्स रजिस्टर हो गए वो सारे हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत नियम यह है कि अगर आपके यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है तो 10 या उससे अधिक लोग हैं तो आप यू आर वन टाइप ऑफ फैक्ट्री। तो ये सारे क्या हो गए? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए। सेम वे राज्य सरकारों के अपने शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाया हो, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर के नाम पे प्लांटेशन एक्ट, बीडी इंडस्ट्री, सिगार इंडस्ट्री, वहां पे कुछ रजिस्ट्रेशन करवाया हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग, ये सारे क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर। और कुल मिला के अपना जो भी पूरा यूनिट्स काम कर रहे हैं तो ये माइनॉरिटी में है, हार्डली 70% ऑफ द यूनिट्स आर ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में आते हैं। सवाल तो फिर अनऑर्गेनाइज यूनिट्स या अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री क्या है? उसका उल्टा कि जहां पर वर्कर को कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट वगैरह मिल नहीं रही है, कहीं किसी कानून में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। एज सच तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डेफिनेशन पे सरकार के ही विभागों में आपस में सहमति है नहीं कि सीएसओ की डेफिनेशन अलग चलती है, एनएसएसओ की अलग, एनुअल सर्विस ऑफ इंडस्ट्री की अलग चलती है, कंसेंसस है नहीं। बट बाय एंड लार्ज हम ये समझ सकते हैं कि जो लोग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं वो सारे अनऑर्गेनाइज हैं। तो क्या मतलब इनके वर्कर पे सरकार कोई ख्याल नहीं रखती? जवाब है ना। इन सभी वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए 2008 में कानून बनाया गया, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अलग अलग बोर्ड बनाए जाएंगे जो इनकी प्रोटेक्शन सेफगार्डिंग के लिए काम करेंगे। साइमल्टेनियसली बजट के अंदर भी इन सबको इंश्योरेंस पेंशन देने के नाम पे पूरी स्कीम चलाई जाती है, जो आगे एचआरडी लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री हमने देख लिया, विलेज इंडस्ट्री एरिया और इन्वेस्टमेंट के नाम पे होता है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सोशल सिक्योरिटी के नाम पे होता है। अब बाकी वाले दो, एमएसएमई क्या है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है। सबसे पहले एमएसएमई इंडस्ट्री क्या है? यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है, डिपेंड्स कि आपने अपने यूनिट के प्लांट मशीनरी के अंदर कितना निवेश किया है। अगर अप टू 25 लाख रुपए का निवेश है देन इट इज कॉल्ड माइक्रो एंटरप्राइज। अगर 25 लाख से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ रुपीज तो बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री, एंड 5 करोड़ से ज्यादा अप टू 10 करोड़ तक है तो मीडियम एंटरप्राइज। तो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही है यूनिट्स, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट नॉर्म लागू होते हैं। तो फिर कुछ यूनिट ऐसे भी जो सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अगर सर्विस प्रोड्यूस करने वाला यूनिट वहां पर प्लांट मशीनरी में कुल मिला के निवेश अप टू 10 लाख रुपीज देन इट इज कॉल्ड माइक्रो इंडस्ट्री। 10 लाख से ज्यादा अप टू 2 करोड़ तो स्मॉल इंडस्ट्री, और 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ तो उसको बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइज। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी माइक्रो स्मॉल मीडियम तो है, लेकिन उनके इन्वेस्टमेंट के मुताबिक डेफिनेशन अलग, सर्विस सेक्टर वाले अलग। और बाय एंड लार्ज कुल मिला के अगर 100% एमएसएमई यूनिट हो भारत में तो मेजोरिटी ऑफ देम आर सर्विस इंडस्ट्रीज, माइनॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ पर 68%, वहां पर 32%। अब सवाल होता है कि इतना इंटरनल क्लासिफिकेशन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? ये माइक्रो स्मॉल मीडियम के नाम पे फिर उनको लोन सब्सिडी वहां पर अलग अलग फायदे दिए जाते हैं। ठीक है, तो एमएसएमई देख लिया। तो फिर सवाल होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसएसआई ये क्या चीज है? ऐसे एमएसएमई यूनिट्स जहां पर प्लांट मशीनरी में कुल मिला के निवेश अप टू 1 करोड़ रुपए तक किया गया हो तो वो बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और ऐसा भी नहीं कि हर एक के लिए 1 करोड़ का नॉर्म है, इट डिपेंड्स। टेक्सटाइल होजियरी इंडस्ट्री तो वहां पे अलग, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट उसका अलग होता है, फार्मास्यूटिकल वहां पर अलग। लेकिन ये सारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब शर्त ये है कि सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स आर रिजर्व ओनली फॉर द एसएसआई इंडस्ट्री, जिसका ये कुछ मेन लिस्ट है कि पिकल्स, चटनी, ब्रेड्स, एडिबल ऑयल, वैक्स कैंडल्स, लॉन्ड्री सोप, अगरबत्ती, स्टील की अलमारी, पैडलॉक, है ना। तो ये सारी चीजें कौन प्रोड्यूस कर सकता है? केवल एसएसआई वाले यूनिट्स ही इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री जो कि एमएसएमई ये इनसे सब बहुत आगे बढ़ी है, मल्टीनेशनल कंपनियां अपने ही बिरला, टाटा वगैरह, अगर वो लोग भी इन रिजर्व आइटम का प्रोडक्शन करना चाहे तो फिर रिक्वायरमेंट है कि उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहली शर्त। एंड सेकंड, जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उसका 50% उन्होंने एक्सपोर्ट कर देना पड़ेगा।
लेकिन ये पूरी रिक्वायरमेंट SEZ पे लागू नहीं होती, क्योंकि SEZ से तो सारा माल एक्सपोर्ट ही कर देना है। देखिए ये सारे कोटा और लाइसेंस सिस्टम क्यों रखी गई, क्योंकि अगर रतन टाटा या मुकेश भाई ही अगरबत्ती बनाना शुरू करें तो आप समझो कि उनके पास पैसा इतना है कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी वेरी लो, तो वो तो डीप डिस्काउंट पे बेच सकते हैं और फिर छोटी इंडस्ट्री वाले उसके सामने प्राइस वॉर में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। उस कारण इस प्रकार के लाइसेंसिंग नॉर्म एंड कोटा नॉर्म्स अभी तक रखे गए हैं। तो जो मैंने पहले आपको सिखाया कि लाइसेंस लेना पड़ता है, वो मुझे अब अपडेट करना पड़ेगा। लाइसेंस किन किन चीजों के लिए लेना पड़ता है, एक तो दारू बनाने के लिए, दूसरा तंबाकू सिगार के लिए, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक एयरस्पेस डिफेंस इक्विपमेंट वाला, फिर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, हैजार्डस केमिकल एंड लास्टली द आइटम्स रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और वहां पर अगर बड़ी इंडस्ट्री आना चाहे देन दे आल्सो नीड टू गेट अ लाइसेंस। तो अब MCQ में आप सावधान होने कि ये वाला है तो फिर अलर्ट होके उस हिसाब से टिक करना है। ठीक है, एक और बात कि ये तो ऐसा है कि जहां पर कुछ लाइसेंस लेके आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जहां आपको लाइसेंस मिलेगा भी नहीं और प्रोडक्ट आप कर भी नहीं सकते। इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, ऐसी केवल 3 थी, याद करो कौन सी, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक मिनरल्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। तो मतलब ये क्लासिफिकेशन दिमाग में फिट करके जाना, वरना MCQ में फिर यहाँ का वहां परेशान कर सकता है। ठीक है, वापस आते हम जो बात कर रहे थे मेन की MSME इंडस्ट्री। MSME इंडस्ट्री को सरकार प्रमोट करने के लिए क्या क्या फायदे कराती है। 1.5 करोड़ तक इनका अगर प्रोडक्शन हो तो उस पर कोई 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर हो तो एक्साइज ड्यूटी लगती नहीं। उसी प्रकार 10 लाख से कम का प्रति साल टर्नओवर हो तो सर्विस टैक्स भी लगता नहीं। ये लोग प्लांट मशीनरी कुछ खरीदने जाए तो उस पर उनको कैपिटल सब्सिडी देते हैं। फिर फॉरेन बैंक्स जिनकी भारत में 20 से कम शाखाएं हैं, वो अपना प्रायोरिटी सेक्टर लोन लैंडिंग के कोटा फिलअप ना कर पाए तो सिडबी के SEDF फंड में वो पैसा देते हैं, जहां से इन सबको मदद में पैसा दिया जाता है। उसके आगे भी खादी बोर्ड, कोयर बोर्ड, उद्यमी मित्र योजना, बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत उनको कोई ना कोई टैक्स बेनिफिट, सब्सिडी मिलती रहती है। बजट 2015 में नया क्या लेके आए, 3 बड़ी चीजें, एक तो मुद्रा बैंक, फिर अटल इनोवेशन और सेतु। एक एक करके देख लेंगे, फिर ब्रेक लेते हैं। मुद्रा बैंक, तो पहला सवाल, ये मुद्रा बैंक नया लाने की जरूरत क्या थी। कुल मिला के भारत में 5.5 करोड़ से ज्यादा ऐसी स्मॉल इंडस्ट्री है। भारत के कुल एक्सपोर्ट में ये लोग 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। 60% ऑफ दिस आर ओन्ड बाय SC, ST एंड बैकवर्ड क्लास एंटरप्रेन्योर्स। और ये सबको भी अगर अपनी कंपनी या तो शुरू करनी हो, एक्सपांड करनी हो, करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, नहीं, हार्डली 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनको स्टार्टअप कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन कई सारे सर्वे से पता ये चला है कि हार्डली 4% ऑफ दिस एंटरप्रेन्योर दे कैन गो टू फॉर्मल लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स और वहां पे उनको लोन मिल जाए। फॉर्मल लैंडर्स कौन है, एक तो बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड माइक्रो फाइनेंस वाले। तो ये लोग इसकी ज्यादा मदद कर नहीं रहे। तो दवाई, एक तो ये मदद कर नहीं रहे ढंग से, और इन सबको $80 बिलियन या उससे भी ज्यादा पैसा चाहिए, तब जाके मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन इंडस्ट्री का हो सकता है। दवाई के रूप में ये मुद्रा बैंक लाने वाले हैं, तो ये क्या काम करेगी। आप याद करो, बैंक था और नॉन बैंक वाली जितनी एंटिटीज है तो वो दे कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वहां पे जाके खोल नहीं सकते। और माइक्रो फाइनेंस वाले तो ये भी एक प्रकार के, क्योंकि नॉन बैंकिंग एंटिटीज है तो वो भी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वहां पर खोल नहीं सकते। अब सोचो कि अगर कोई ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, लेट से बंधन, ये चाहती है कि मैं कोई स्मॉल इंडस्ट्री वाले को मदद करूं, तो कहीं से पहले तो पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बंधन वाला सबसे पहले तो किसी और बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से उधारी में पैसा लाएगा। स्वाभाविक है वहां पर भी उसने ब्याज देना पड़ेगा अराउंड 14%। और फिर ये लोन का पैसा यहाँ लघु उद्योगों के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को वो देगा, और बीच में अपना भी प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना है, तो जाके एंड यूजर को मिलेगा अराउंड 24% इंटरेस्ट रेट पे। अब बंधन को बैंक तो अलग लाइसेंस मिल गया, लेकिन उस प्रकार के कई माइक्रो फाइनेंस वाले हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुद्रा बैंक बनाने का प्रयोजन क्या है, क्या वो जनता से करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा लेके इनकी मदद करेगी, ना। मुद्रा बैंक केवल ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो कि इस प्रकार के छोटे उद्योगों की मदद करते हैं, उनको ये रेगुलेट करेगी, उनके रीफाइनेंस की सुविधा करेगी। तो आप समझो, मुद्रा बैंक बोल के कोई हर एक जगह पे ब्रांच खोलेंगे और फिर जनता का पैसा वहां जाएगा, नहीं। ये केवल क्या है, MFI, डीलिंग विद द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको रेगुलेट रीफाइनेंस करने के लिए ये बैंक बनाया जाने वाला है। तो सेलिएंट फीचर देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये मुद्रा बैंक का सपना केवल भारत को आया नहीं,
सबसे पहले इन द ईयर 1990 बांग्लादेश में ये पहले से ही था। पल्ली कर्मा सहायक फाउंडेशन बोल के बांग्लादेश सरकार ने ही ऐसी एक संस्था बनाई थी। भारत को भी ये बजट 2015 के अंदर अनाउंस किया गया। शुरुआत में मुद्रा बैंक को सिडबी की एक सब्सिडियरी रूप में शुरू किया जाएगा। आगे चल के पार्लियामेंट में कानून पास करके इसको फुल फ्लेज इंस्टीट्यूशन बना देंगे। क्या ये बैंक होगा? नहीं। ये क्या करेगा? केवल रेगुलेशन एंड रीफाइनेंसिंग ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सर्विंग द एमएसएमई इंडस्ट्री। तो इसके मतलब फीचर ये देख लिए, फंक्शन क्या होंगे। एक तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि ये छोटे उद्योगों की मदद करें, उनको हम रजिस्टर करेंगे, उनको रेगुलेट करेंगे, रिफाइनेंस की सुविधा, और जो अच्छा काम करे, कौन बुरा काम करे, उन सबका रेटिंग किया जाएगा। तो 4R वाले ये काम हम करेंगे। हो सकता है ये लोग माइक्रो फाइनेंस वाले ने किसी एसएचजी वगैरह को लोन में पैसा भी दिया हो और फिर आगे चल के गुंडे बेच के पिटाई करके लोन रिकवर करना चाहते तो क्लाइंट प्रोटेक्शन का काम भी मुद्रा बैंक देखेगी। और प्रधानमंत्री की अलग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू करेंगे और उसके अंतर्गत लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ क्रेडिट एंड टेक्नोलॉजी वो मुद्रा बैंक के मार्फत नीचे तक पहुंचाई जाएगी, लोन का पैसा भी और टेक्नोलॉजी भी। आगे बात, हो सकता है कि कोई माइक्रो फाइनेंस वाला कोई माइक्रो इंडस्ट्री को उधारी में पैसा दे, लेकिन वो कंपनी वापस लोन का पैसा दे नहीं पा रही, तो स्वाभाविक है उस माइक्रो फाइनेंस वाले को नुकसान हो गया। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लागू करेगी ये मुद्रा बैंक। लेकिन कवर कितने की नुकसान के लिए? माइक्रो एंटरप्राइजेस को आपने लोन दिया हो और वहां पे, तो यहां से आपको वो सेट करवा देंगे। उसी प्रकार याद करो कि भारतीय महिला बैंक, तो वो महिलाओं को अप टू 1 करोड़ रुपीज विदाउट कोलेटरल लोन दिया जाएगा। तो हो सकता है अगर कोई महिला का अगर बिजनेस नहीं चला और आपने कोलेटरल के नाम पे उसकी बिल्डिंग प्रॉपर्टी ज्वेलरी तो गिरवे रखे नहीं, तो उस बैंक को भी नुकसान होने वाला है ना। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए भी ऐसा एक अलग से फंड चलता है क्रेडिट गारंटी का, वो एक अलग से। और यहाँ पर भी फंडा वही है कि अगर कोई माइक्रो एंटरप्राइज स्पेसिफिकली, याद रखना, या स्मॉल मतलब मीडियम या उस एंटरप्राइज के लिए नहीं, केवल माइक्रो एंटरप्राइजेस में अगर लोन का पैसा डूब जाए तो क्रेडिट गारंटी स्कीम रहेगी। ठीक है, तो अब ये सारा काम अगर लागू करना तो ढेर सारा पैसा भी चाहिए। पैसा आएगा कहां से? आप याद करो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स के अंतर्गत बैंकों ने कुछ पैसा पूरे साल जितना भी लोन में घुमाते हैं, कुछ पैसा प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, किसानों को एजुकेशन लोन, होम लोन अप टू 10 लाख, ये वो बातें। तो वहां पर 2 क्लासिफाई हमने देखा था कि अगर कोई भारतीय बैंक या ऐसी विदेशी बैंक जिसकी भारत में 20 या उससे अधिक ब्रांच है, अगर वो अपना कोटा पूरा नहीं कर पाएंगी तो नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में वो पैसा देते थे और नीचे जाता था वो। सेम वे अगर कोई विदेशी बैंक जिसकी भारत में 20 से कम ब्रांच है तो वो कोटा पूरा नहीं कर पाई तो सिडबी के स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड एसडीएफ में पैसा दे दिया और नीचे जाता था। अब ये जो अपनी मुद्रा बैंक को पैसा चाहिए तो फीचर ये लगाया गया है कि यहाँ पर से प्रायोरिटी लैंडिंग में जो शॉर्टफॉल का ये पैसा ढेर सारा पड़ा है, वहां से राजन भाई आरबीआई उठा के 20,000 करोड़ रुपए मुद्रा बैंक को देगी। तो मुद्रा बैंक को पैसा कहां से आएगा? एक तो आरबीआई की तरफ से 20,000 करोड़ देंगे पीएसएल कोटा शॉर्टफॉल से, और ये जो मैंने आपको बताया क्रेडिट गारंटी के नाम पे कुछ पैसा होना चाहिए फंड में, तो वो 3,000 करोड़ रुपए सरकार अपनी तरफ से देगी। तो 20 और 3 इस प्रकार 23,000 करोड़ रुपए मुद्रा बैंक के पास आ जाएंगे। ठीक है, सेलियंट फीचर और कैसे काम करेंगे हमने देख लिया। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। आप याद करो, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का हमने क्लासिफिकेशन देखा था। एक तरफ थे बैंक, दूसरी तरफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, और वहां पे 3 सब टाइप थे। आई5 प्राइमरी डीलर्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आई5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे? एक्सिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। अब आप देखो, एक्सिम बैंक का काम क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करना है ना। तो जो भी एमएसएमई इंडस्ट्री उस सेक्टर में काम करे तो एक्सिम बैंक उसको कोई ना कोई मदद करता था। उसी प्रकार नाबार्ड भी रूरल एरिया में जो विलेज कॉर्पोरेट इंडस्ट्री काम कर रही थी उनको कोई ना कोई मदद करता था। सिडबी तो अपने नाम से ही स्थित है, वो स्मॉल इंडस्ट्री की मदद करता है। तो ये लोग मतलब कि पहले से काम कर ही रहे हैं, और आप अब बोलते हो कि या नहीं, ये सिडबी के नीचे हम एक संस्था बनाएंगे और आगे चल के कानून बना के एक और नई आई5 एक प्रकार से बनाने की हुई कोशिश हो रही है। तो इट विल लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, पहले तकलीफ। दूसरा कि आपको अगर ऐसा लगता है कि ये छोटे उद्योगों को ढंग से क्रेडिट नहीं मिल रही तो आप सिडबी को ही रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? अलग से संस्था बनाने की जरूरत क्या है? एंड लास्टली आप याद करो कि राजन भाई भी अपनी तरफ से 2 नई बैंक लाना चाहते हैं। एक तो है पेमेंट बैंक एंड सेकंड इज स्मॉल बैंक्स। अब पेमेंट बैंक का फीचर तो अपने को पता है कि वो लोग लोन में पैसा घुमा नहीं सकते, सारा क्लाइंट का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालना है। बट स्मॉल बैंक तो उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन की इनका टारगेट ऑडियंस क्या होगा? स्मॉल फार्मर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स और स्मॉल इंडस्ट्री।
तो ये स्मॉल बैंक वाले भी अपनी तरफ से पैसा तो देने ही वाले हैं, तो फिर ये नया मतलब आप एक संस्था बनाएंगे रिलेटेड टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स और कोई बड़ा रिजल्ट अपने को दिखेगा नहीं। ये सारे मुद्रा बैंक के क्रिटिसिज्म है। और सामने काउंटर में क्या बोल सकते हो, वही कि लेट द टाइम, देखते हैं क्या काम करता है ना। सीधा नेगेटिव में बोलना का भी मतलब ठीक नहीं होगा। हो सकता है बांग्लादेश में उसने ठीक काम किया और भारत के अंदर भी कोई अच्छा रिजल्ट दिखा सके। ठीक, तो मतलब बजट के अंदर स्मॉल इंडस्ट्री की मदद में एक बड़ी बात मुद्रा बैंक, ये हमने देख लिया। अब दो छोटे टॉपिक, अटल एंड सेतु। अटल इनोवेशन मिशन EIM छोटा ही टॉपिक है। इसमें क्या करेंगे, नीति आयोग को 150 करोड़ रुपए दे दिए कि आप जाके एक्सपर्ट पकड़ो, एकेडमिशियन, और फिर कुछ रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन का काम करो। इसके भी अभी पूरे डिटेल्स और रियल काम शुरू होना बाकी है। तो ये अटल इनोवेशन मिशन। MCQ में कैसे परेशान कर कि ये नीति आयोग नहीं कोई और संस्था का नाम बोल दे कि साइंस टेक मिनिस्ट्री के अंदर ये रखा गया है ना, तो आप देख लीजिएगा। साइमल्टेनियसली सेतु। सेतु क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन सेतु। सेतु में भी यही कि नीति आयोग को 1000 करोड़ रुपए और दे दिए, और फिर ये नीति आयोग वाले स्टार्टअप कंपनियों को मदद करेंगे टेक्नोलॉजी लाने में, फाइनेंस, इंक्यूबेशन, इन सब में। और मेन फोकस रहेगा ऐसी स्टार्टअप कंपनियां जो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम कर रही हो, क्योंकि ज्यादातर ग्रोथ तो अब आगे चल के वहीं से आने वाला है। ठीक, तो मतलब एक तो मुद्रा बैंक, अटल, सेतु, 3 बात। एक छोटा टॉपिक उसके साइमल्टेनियसली पब्लिक प्रोक्योरमेंट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 में बनाई गई और 3 साल के लिए वो वैलिड रहेगी, मतलब अप टू 2015। यहाँ पर प्रावधान ये था कि केंद्र सरकार के सारे मंत्रालय, डिपार्टमेंट, ये लोग खुद का जो भी ट्यूबलाइट, टेलीफोन, लाइट, पंखा, पेन, पेंसिल, इरेजर, ये जो भी खरीदे पूरे साल में प्रोक्योरमेंट करे, उसका 20% परचेज उन्होंने करना चाहिए माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड विद इन दैट 4% ऐसे यूनिट से जो विच आर ओन बाय द SC/ST एंटरप्रेन्योर्स। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या थी, ये वाली। साइमल्टेनियसली एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल भी बनाया गया था 2012 में। इसका लेकिन आशय कुछ और था कि जब केंद्र सरकार कुछ भी प्रोक्योर कर रही है, 50 लाख से ज्यादा की कीमत का कोई टेंडर वगैरह निकल रहा है, तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी हो, कोई घपला हो तो अधिकारियों को जेल में भेजना है, वो सारी नॉर्म्स लाने के लिए ये बिल बनाया गया। और न्यूज में ये चल रहा है कि नरेंद्र मोदी इस बिल को वापस रिवाइव करके कानून बनाना चाहते हैं ताकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी आए। खैर, तो MCQ में याद ये रखना कि पॉलिसी तो उसका प्रयोजन कुछ और है ना, कोटा सिस्टम, एंड बिल तो उसका प्रयोजन कुछ और है, ट्रांसपेरेंसी इन प्रोक्योरमेंट, करप्शन एंगल बनता है। ठीक है, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो बातें करनी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम पे हमने देखा कुछ बातें। फिर MSME, तो वहां पर अलग अलग क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन देख ली। और बजट में क्या नई दवाइयां की गई इनको प्रोत्साहन देने के लिए, मुद्रा बैंक, अटल इनोवेशन एंड सेतु फॉर स्टार्टअप। फिर आगे कुछ बातें करनी है कॉर्पोरेट सेक्टर की, जो ब्रेक के बाद करेंगे।